सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कश्मीर की वादी आज भी लहू लहू है। 165 दिन गुजर चुके और अभी तक कर्फ्यू बरकरार है। हालात इस वक्त जबर से ज़्यादा इस वक्त जुल्म और उससे भी शायद आगे जा चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ तो उठाई जाती रही, लेकिन इस आवाज़ का कोई असर भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज़ पे नरमी की सूरत में नज़र नहीं आया है। दूसरी बार 5 माह के अंदर सलामती कौंसिल का कश्मीर के हवाले से इजलास हुआ, लेकिन इस इजलास से पहले और अब जो इजलास हुआ है कोई असर हो सकता है नहीं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, OIC, बड़े ममालिक के अंदर एहतजाज और जो सुपर ताकतें हैं वो मुसलसल ये बात करती आई हैं कि भारत के अंदर जो मामला हो रहा है उसको हल किया जाए। लेकिन ना ये दबाव है, ना कोई ये ज़ोर है, सिर्फ ये कहा जा रहा है। तो इससे क्या भारत किसी सूरत में अपने उन मामलात से जो आईनी उन्होंने तरमीम करके उसकी हैसियत कश्मीर की तब्दील की है उससे पीछे हट सकता है या नहीं? इस सारे अमल के अंदर 5 माह में आपने एक और तहरीक उठती हुई देखी कश्मीर के बाद वो भारत के अंदर से थी, मुतनाज़ शहरियत बिल के हवाले से। अब दो जानिब डाइवर्ट है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत, एक जानिब भारत के अंदर और दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के अंदर भी। अब आज हम बात करेंगे कि इस सारे अमल में पाकिस्तान तो जो अपना स्टैंस रखे हुआ है वो है, लेकिन आलमी दुनिया का कोई किसी किस्म का कोई दबाव बनेगा इस सलामती कौंसिल के इजलास के बाद? क्या हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन मौजूद हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या अब 5 माह का वक्त होने को आया है, तो इन 5 माह में कश्मीरियों के जो मुकद्दर है, कश्मीरियों की जो इस वक्त जद्दोजहद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत जुल्म करता रहे और आलमी दुनिया खामोशी रहे, या आज के सलामती कौंसिल के इजलास के बाद आपको लगता है कि कदरे कुछ बेहतरी होगी, कम से कम कर्फ्यू तो उठ जाए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने बहुत मुख्तसर एक रिपोर्ट देखी है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड इज़ कंडेमनेबल। अब कंडेमनेबल कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उन पे कुछ दबाव का असर पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो इस पर हिंदुस्तानी अखबारों में ख़बर आई वो ये थी कि साहब हमारे सब दोस्तों ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि ये बायलैटरल मैटर है और ये दोनों के दरमियान सेटल होना चाहिए और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है। ये रिपोर्टिंग पहले हो रही थी, लेकिन आप रिपोर्ट को अगर जज करना चाहें तो इससे करें कि हुकूमत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये कहना शुरू किया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल को मिसयूज़ कर रहा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल को। और हम बात भी कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जबर के हवाले से। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नजमुद्दीन शेख साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। सर, आप बात कर रहे थे कि ये एक प्रेशर है कि पाकिस्तान क्या बात कर रहा है और उसका अब इजहार भी रिपोर्ट के ज़रिए भारत कर रहा है। सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मेरा दूसरा नुक्ता जो मैं उठाना चाहता हूँ वो ये कि हिंदुस्तानी रिपोर्टिंग में कहते हैं कि उनके सब दोस्त जो थे अक़वाम मुत्तहिदा में, वो कहते हैं कि साहब ये बायलैटरल मैटर है और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नहीं होना चाहिए। मैं हिंदुस्तानी अखबारों की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बायलैटरल है और अक़वाम मुत्तहिदा कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान कहते हैं कि ये बायलैटरल है, तो दूसरी चीज़ जो कि इसमें इम्प्लिसिट है, अगर एक्सप्लिसिट नहीं है, तो वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए इसको सेटल करने के लिए। और पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा है कि हमें अपनी बातचीत जारी करनी चाहिए। वो तो अब बायलैटरल भी इस पे इंडिया जो है वो बात नहीं कर रहा, तो फिर अब बायलैटरल का भी तो मामला रुका हुआ है, तो फिर कैसे होगा? जी 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 जी
नहीं, तो मुदस्सर साहब यही तो मैं बात कर रहा हूँ जी 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 कि अगर हम हिंदुस्तानी रिपोर्टिंग पे चलें, और हिंदुस्तानी रिपोर्टिंग ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अरकान हैं वो कहते हैं कि ये बायलैटरल मैटर है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सेटल करना चाहिए, तो उसमें एक्सप्लिसिट ये है कि भाई आप बातचीत करें, बिल्कुल बातचीत करके और सेटल करें। तो ये एक प्रेशर पड़ रहा है हिंदुस्तान पे, और उन्होंने इसी वजह से कुछ वफूद को दावत दी है, वहाँ ले गए। अच्छा सर, मेरे ख्याल में बस सर आपके भी गले पे हो रहा है, आप पानी वगैरह पिए, आप रिलैक्स होकर, हम क्योंकि तवील बात करना चाह रहे हैं। जो आपने बड़ी अहम बात की है कि सालसी के हवाले से तो कोई बात नहीं, बायलैटरल मामला है, तो बायलैटरल के अंदर हम ये बात जो है वो करें कि बायलैटरल के लिए भी भारत तैयार हो तो फिर है। हम नजमुद्दीन शेख साहब से हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल और आलमी दुनिया के मामला के हवाले से। नजमुद्दीन शेख साहब, तो इस जो इजलास हुआ है इसके बाद अब क्या सूरत हाल देख सकते हैं कि किसी किस्म का जो वो कर्फ्यू है कम अज़ कम वो हटाए, और उसके बाद एक मामला जो पहले थे 5 अगस्त से पहले वहाँ तक तो आ जाए मामला। आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने जा रहा है या अभी भी फिल वक्त वही मामला चलेगा जो पिछले 5 माह से चल रहा है? वही चलेगा। उन्होंने उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कुछ कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने जो अपना प्लान बनाया है तो ये है कि अगले महीने से उमर अब्दुल्ला को अपने जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था जो रेस्ट हाउस था, उसको उमर अब्दुल्ला को वहाँ से हटा दिया है, और हर महीने अब एक मिनिस्टर वहाँ पे जाएगा, जाके वहाँ पे रहेगा और अपनी बताएगा कि हमारी डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं। अब ये हो सकता है कि कुछ हद तक सही। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगा शेख साहब के पाकिस्तान का जो पहले मोमेंटम था, हमने 5 अगस्त के बाद देखा, बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम था, बाहर बात भी कर रहे थे, पूरी दुनिया में भी हम देख रहे थे कि एहतजाज हो रहा है, बात हो रही, इंटरनेशनल मीडिया पे भी, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी, थिंक टैंक्स भी इस पर लिख रहे थे। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि चीज़ें शायद ठंडी होती गई, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अपने मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें अब वो नहीं हो रही हैं। तो आप सर, हम इस पे आपकी भी राय लेते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये सलामती कौंसिल के आपको लग रहा है कि वो जो एक सख्ती आई हुई है और कर्फ्यू की सूरत में, उस कर्फ्यू में कोई नरमी हो सके, कोई प्रेशर बनेगा इंडियन हुकूमत के ऊपर? देखिए जी, गुजारिश ये है कि अभी तक तो ये सूरत हाल थी कि इससे पहले जो 2 दफा कोशिश की गई थी कि ये यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का कश्मीर पर सेशन हो भी जाए, तो उसको भी आपको पता है कि फ्रांस ने एक दफा वीटो कर दिया था, पहले भी चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया था जी, और इस चाइनीज इनिशिएटिव को स्कटल कर दिया था, फ्रांस ने वीटो कर दिया था, और जाहिर है उसके पीछे इंडियन लॉबी कार फरमा थी जिसकी वजह से ये हो गया था। अब फाइनली एक क्लोज डोर कंसल्टेशन हुई है इसके ऊपर, और ये फिर एक समझिए कि चाइना का इनिशिएटिव है, और अंडर एनी अदर बिजनेस, मतलब पहले उन्होंने इसको एक्सक्लूसिवली कश्मीर के लिए नहीं होने दिया, अंडर एनी अदर बिजनेस के तौर पर उन्होंने किया। उसमें जो बातें बाहर आई हैं वो इतनी फेवर में नहीं है, मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं ना, क्योंकि जी 15 मेंबर थे जिसमें 4 परमानेंट मेंबर थे चाइना को हटाकर, और ख्याल ये किया जा रहा है कि ज्यादा मेंबर्स उसकी फेवर में नहीं थे। फिलहाल कुछ इस तरह बनी कि जो स्टेटमेंट दिया गया चाइनीज की तरफ से बाहर आके, ही इज द ओनली वन हु स्पोक टू द मीडिया, तो उन्होंने कहा कि चाइना का मौक़िफ़ वाज़े है और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू टेबल पर रखा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉयल बैटल टू फाइट, जो ऑपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग है, जो इंडियन लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फ्रांस की जो पोजीशन है वो मुस्तकिल एंटाई पाकिस्तान आती है और अनचेंज्ड। तो मैं समझती हूँ कि सेशन तो हो गया है जो कि अच्छा हुआ,
लेकिन इससे कोई अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात करी हैं बड़ा अहम है। एक लॉबिंग होती है पूरी की पूरी चल रही होती है और लॉबिस्ट भी हायर होते हैं। आप मतलब ये तमाम तर चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानती हैं। पाकिस्तान को जब 5 अगस्त के बाद बड़ा मोमेंटम एक बरकरार हुआ, इंटरनेशनल मीडिया में आप पढ़ रही थी, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में बात हो रही थी, फिर अचानक ये मामला ठंडा हो रहा है। अब पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा करना क्या चाहिए इस वक्त हमें इस सारे मामले को, कि ये इस तरह दबे ना कि एक प्रेशर बहरहाल बात होती रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती रहे इस सारे अमल को? देखिए, हम पाकिस्तान, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है ना कि बावजूद इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के जो चोर दरवाजे से इंडिया ने किया, जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है कश्मीर का वो मेंटेन्ड है, वो अपनी जगह है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जब उस पर इजलास हो गया, चाहे वो कितनी ही मुश्किल से हुआ और उसके जो भी डायनामिक्स रहे, एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू आज भी है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी आज भी है। क्योंकि देखिए, इंडिया की तो कोशिश ये है कि स्टेटस है वही खत्म हो जाए, बल्कि वो हमारे इलाकों को भी अपना इलाका दिखा दे। इंडिया का तो थ्रस्ट आप देखिए ना, ये है। तो मैं समझती हूँ कि इस हद तक पाकिस्तान की कामयाबी हुई है कि वन इंडिया की जबरदस्त ग्लोबल शेमिंग हुई है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तवातुर के साथ अब इसके हवाले से बात कर रही हैं। यहाँ तक कि जो मीडिया मोबिलाइजेशन इंडिया करना चाहता था वहाँ और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंडिया करना चाहता था, उसको उन्होंने स्टोन वॉल किया। उन्होंने कहा हम खुद अपने इनिशिएटिव पे जाएंगे, और जो लोग गए उनको भी कहा गया कि ये झूठ सच था। तो मैं समझती हूँ वहाँ तो इंडिया को शदीद नाकामी का शिकार है। लेकिन आप इस बात की, उनकी बहुत लॉबी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट भी हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद हमने कश्मीर के इशू को अलाइव रखा है, वो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के एजेंडा पे है। और कि उस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं चली जिस तरह से शायद पाकिस्तान की ख्वाहिश थी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि चाइना आपके साथ खड़ा है, उसकी नजिंग पे ये मीटिंग हो गई और उसकी वजह से उसका स्टेटस देखिए रिवाइव हो गया। तो सबसे अहम बात है ना कि कश्मीर, ये जो स्टेटस रिवाइव आप बात करें डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम है और इसी का मोमेंटम अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को बरकरार रखना, इवन पाकिस्तान की मीडिया को भी बात, या शायद हमारे भी बहुत ज़्यादा हम पीछे चले गए हैं कि आखिरी एक आध को खबर चलाकर उसके बाद आगे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने ज्वाइन किया है, जकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, ये आज सलामती कौंसिल का इजलास, बहरहाल कश्मीर की फिर से बात हो रही है। ये अलग है कि फ्रांस पाकिस्तान की पहले भी मुखालिफत कर रहा था, अब भी उनकी मुखालिफत है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि जब भारत के अंदर से तहरीक उठी है, अब उसके भी असरात, और फिर जब बाहर से अब बात हो रही है, तो बायलैटरल मामले के लिए कोई दीवार टूटेगी, कोई बर्फ पिघलेगी कि मामला कहीं आगे कश्मीर का बन पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सेकंड टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास हुआ जिसमें कश्मीर पे बातचीत हुई है, मेरा ख्याल है यकीनन ये कश्मीरी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और फिर जैसे कहते हैं कि चीन ने इसमें बड़ी मदद की है, और खासकर मैं समझता हूँ जब से हमारे ये नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वहाँ पे अकरम साहब जो है, तो जारी बात है वो एक बड़े, वो पहले भी रह चुके हैं वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर हमारे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। एक बड़ा अहम मामला है और वो है सिंध के अंदर अब तब्दीली के हवाले से। आप सोच रहे हैं तब्दीली कैसी? ये सिंध के अंदर सिंध पुलिस के सरबराह की तब्दीली का मामला है, जो हुकूमत और पुलिस के दरमियान एक मामला आके रुक गया है। आईनी तौर पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस वक्त वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान इस पर बातचीत भी हो चुकी है। ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, हुकूमत के मातहत होते हैं इदारे, लेकिन मामला यह है कि ये एक विफाक से, फेडरल से तैनाती होती है, चीफ सेक्रेटरी हों या आईजी पुलिस हों। अब यहाँ पर मामला हो गया कि आईजी वो चाह नहीं रहे हैं वजीर आला साहब, लेकिन आईजी वहाँ पर मौजूद हैं। अब होने क्या जा रहा है और ये सारा खेल हुआ क्यों है कि इस वक्त नाला और नाराज़ है सिंध हुकूमत आईजी कलीम इमाम से? जी मुदस्सिर, ये जो इस वक्त सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस, या यूँ कह लें कि आईजी सिंध और सिंध हुकूमत के दरमियान जो माज आराई शुरू हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक इदारा है, सिविलियन फोर्स है पुलिस,
वो हुकूमत के मातहत है, सिंध हुकूमत के मातहत है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इदारे को इदारे के तौर पर काम करना चाहिए, इदारे को कानून और आइन के दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए। इस तरह खुलकर महाजराई नहीं करनी चाहिए। अभी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, DIG लाड़काना रेंज ने जो MPA और वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट दी है, मैं अभी इस रिपोर्ट को स्टडी कर रहा था। इस रिपोर्ट में स्वीपिंग रिमार्क्स हैं, एलिगेशंस हैं। अगर ये एलिगेशंस इन्हें अदालत में साबित करना पड़े तो पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर सकती। पूरे 8-10 सफ़ों की जो रिपोर्ट है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो साबित हो सके। हालांकि पुलिस के लोग जो हैं वो कानून को जानते हैं, अगर किसी पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं तो जो उसमें जदोई साहब हम कैसे कह सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं कि वो अदालत में साबित नहीं हो सकती है? रिपोर्ट तो आप उसका कंटेंट पढ़ें मुदस्सिर, आप उसका कंटेंट पढ़ें तो बिल्कुल ये ऐसे सिर्फ एलिगेशंस हैं, स्वीपिंग रिमार्क्स हैं कि वडेरे जी वो बासर लोग, वहाँ के जो शिकारपुर के बासर लोग हैं वो मदाखलत करते हैं पुलिस के काम में। अच्छा, बाअसर लोगों में सिर्फ एक शख्स का नाम क्यों है, दीगर लोगों का नाम क्यों नहीं लिया गया है? दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की जो महाजाराई है, और फिर अगर ये सीक्रेट रिपोर्ट है तो इसको पब्लिक क्यों किया गया है, इसको मीडिया को क्यों दिया गया? एक इदारे को अपनी जदोई साहब, आप वज़ीर तवानाई की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो एक बंदे की पूरी स्टेटमेंट मीडिया पे चलवा दी जो वज़ीर आला सिंध पर ये बात कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आए थे। आप ठेले वाले की वाकया ही याद है जिसमें वज़ीर आला नाराज़ हो रहे थे कि एक ऐसी चीज़ जिसमें सूबे के सरबराह के चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से बात हो, वो मीडिया पे चल गई थी। तो ये मामला क्यों हो रहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला वुज़रा के हवाले से इस किस्म की चीज़ें सामने आना। अच्छा, इस बात पे भी मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पुलिस अफसर बैठ के ऑफिसर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। आपने एक मुलजिम पकड़ा, अभी वो मुलजिम है, उस पर इंक्वायरी होनी है, उस पर साबित होनी है चीज़ें, आपने उसका मीडिया ट्रायल कर दिया, प्रेस सबसे पहले अदालत में ले जाया और उसमें आप वज़ीर आला को भी घसीट रहे हैं, उसमें आप मुलजिम जो है वज़ीर आला के खिलाफ बयान दे रहा है, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता और उसका कुछ वो नहीं बनता। तो इस तरह की चीज़ें। फिर IG सिंध के खिलाफ जो चार्जशीट की है हुकूमत सिंध ने, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल सारे कानूनी नुकात उठाएं कि एक पुलिस अफसर को क्या करना चाहिए, उसकी हदूद क्या हैं, उसको किन हदूद में रहकर काम करना चाहिए। पुलिस अफसर का ये काम नहीं है कि वो एम्बेसडर से खुद रब्ते करे। पुलिस अफसर का ये काम नहीं है कि वो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान की वीडियो जो हैं वो लीक कराए। पुलिस अफसर का ये काम नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करें। पुलिस अफसर का ये काम नहीं है कि वो अच्छा, इस वक्त हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर तवानाई सिंध हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, आप पर तो बड़े इल्ज़ामात और बड़े एलिगेशन SSP की रिपोर्ट के में आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आप पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। बिल्कुल ही गैर संजीदा किस्म के और मतलब झूठे इल्जामात लगाए गए, ज़ाती बुनियादों की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर, मुखालफत की बुनियाद पर। क्योंकि ये जब से ये SSP आया था तो इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी और करप्शन की किस्से कहानियाँ मशहूर हो गई थी, पेट्रोल की चोरी की दास्तानें आम हो गई थी और मतलब क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। तो मैंने काबीना के इजलास में शिकारपुर के हवाले से जब बात हुई तो मैंने बात की कि अमन अमान वहाँ ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है और करप्शन की किस्सें हैं ख़ासतौर पे पेट्रोल की चोरी में, जो कि मतलब ये SSP के बाद में मालूम हुआ कि कराची में भी इस तरह की इंक्वायरी इसके खिलाफ हुई थी और उसके बंदे भी पकड़े गए थे। तो वो जब काबीना में जब बात आई तो उसके बाद इसको वज़ीर आला ने तहकीकात करने के बाद इसको हटा दिया वहाँ से। शिकारपुर से हटने के बाद ये कोर्ट में गए और कोर्ट से स्टे लेके आ गए और अभी भी स्टे पे वहाँ बैठे हुए हैं। तो मतलब इससे ही जाहिर होता है कि इसका कितना इंटरेस्ट था। अदरवाइज कोई भी अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है जो उस पर मतलब किसी किस्म की अदम एतमादगी होती है काम के हवाले से या करप्शन के, वो इलाका छोड़ देता है, कहता है कि मैं ये पोस्टिंग नहीं करूंगा। लेकिन इनका क्या वजूहत हैं, क्या मतलब है? या तो कोई और वजह है, सियासी वजह हो सकती है हमारे मुखालफों के साथ। मतलब ये है कि वजह क्यों, आप पर क्यों इल्जामात हैं? अगर संगीन इल्जामात है, अब आपका क्या इरादा है, क्या करेंगे? क्योंकि इन इल्जामात में तो आपकी सियासी साख भी दांव पर हो रही है। हमें तो इल्जामात तो ज़ाती तौर पे इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब हमने इसकी ट्रांसफर हमारी वजह से, हमारी शिकायत की वजह से या जो निशानदेही की वजह से हुई, जो कि हमने हक़ाइक़ की निशानदेही की काबीना में, तो उसके बाद ये ज़ातियात को उतराया और उसके बाद ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, ये को पहले SSP तो नहीं है शिकारपुर में। शिकारपुर 20-25 साल से ज़िला है
कई SSP आए, DIG उस रेंज में आए, आज तक तो किसी एक की रिपोर्ट भी हमारे खिलाफ नहीं है कि हम लोग ने कोई क्राइम किया हो। नंबर 1। 3 दफा मैं इस शहर से MCA बनाऊं और 7 दफा वजीर बनाऊं, वफाकी वजारत भी इसमें शामिल है। तो अगर जो कि मतलब एजेंसियों से क्लियर होने के बाद ये आदमी वजीर बनते हैं, ये मतलब इदारों की क्लियरेंस के बाद बनते हैं, ये एक हमारा सिस्टम है। अगर हम इतने ही क्रिमिनल थे, इतने ही खराब थे, तो फिर हम वजीर कैसे बन गए? MPA लोगों ने हमें हर दफे एक सवाल यहाँ पर बिल्कुल एक सवाल है कि अब आप क्या करेंगे? वजीर आला ने तो पहले हटाया, वो स्टे लेकर आ गए, अब आप क्या इकदाम उनके खिलाफ करने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, हम अपना कोई भी फोरम होगा उस पर इसकी तहकीकात करवाएंगे और इस पर पूरी तह तक जाएंगे और इसको मतलब इस तरह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने हमारी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, मीडिया ट्रायल हमारा कराने की कोशिश की है। इसको तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके अपने ऊपर बहुत शदीद किस्म के इल्जामात हैं इसके ऊपर, और एक मशहूर है पूरी पुलिस फोर्स में करप्ट किस्म का आदमी। और इसके अलावा भी मतलब हमें ये जहन में है कि ये कुछ पुलिस के आला अफसरान के साथ मिलकर पुलिस के कुछ अफसर के खिलाफ एक साजिश में मुलव्वस हैं, और कई तरह से वो साजिश किसी न किसी शेप में सामने आती है। कभी वो वजीर आला पे इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी एक वजीर पे, कभी दूसरे वजीर पे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब ये एक कोई साजिश चल रही है जिसमें सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की मतलब कोई वजह नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी देखने की जरूरत है, और हम देखेंगे इस मसले को भी, और हम CM साहब से भी बात करेंगे कि इसको भी देखें। और जब ये IG का ट्रांसफर का मसला हुआ, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ। 14 तारीख से पहले तो इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी, सब ठीक था। इतने 2-3 महीनों से वहाँ है। अगर हम खराब थे तो उसको तो पहले दिन ही मालूम हो गया होता कि हम मतलब क्राइम में मुलव्वस हैं। तो मतलब ट्रांसफर होने के बाद उसने क्यों ये रिपोर्ट निकाली, पहले क्यों नहीं निकाली? ये नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों पे क्या कार्रवाई की जो समझते हैं कि क्राइम में लोग हैं। ये मतलब कि हमारे टेलीफोन नंबर वो गलत दिए हैं, हमारे नामों के वो नंबर ही नहीं है, हमारे नंबर ही नहीं है। ये भी हम साबित करेंगे कि वो नंबर हमारे नहीं है, वो किसी और के नंबर हैं जो कि किसी और के नाम पे शामिल है। हमारे तो अपने नंबर, अपने फोनों, अपने नामों पे नंबर हैं। तो मतलब वो भी है कि उसने झूठी रिपोर्ट में झूठ उसने लिखा है। तो और जो उसकी है, लगता है कि बहुत जल्दी में ये रिपोर्ट बनाई गई है। जब से IG का ट्रांसफर हुआ है, CM ने लिखा है ट्रांसफर के लिए, उसके बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है, और मतलब फिर उसको पब्लिक कर दिया गया, लीक कर दिया गया। तो हम इसकी तरदीद करते हैं, उसको हम भरपूर इसको हम। सर, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसके लिए ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक सवाल बड़ा अहम है, मुझे ब्रेक के लिए मजबूरी है, ब्रेक लेते उसके बाद एक और अहम बात की, उसका हम जवाब आपसे जरूर लेना चाहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायद जतोई साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। सिंध हुकूमत के साथ IGs के मामलात रहे हैं। अब कलीम इमाम साहब है, इससे पहले AD ख्वाजा साहब का भी मामला ये रहा है। शायद जो तो सब अब होगा क्या, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही जी हम उनके हवाले से अदालत में जाएंगे, वो डटे हुए हैं, और विफाक ने उनकी तब्दीली करने हैं, वजीर आला उनको कह रहे हैं। तो अब क्या ये फिर वही चलती रहेंगे जो पहले, इससे पहले AD ख्वाजा साहब का मामला चल रहा था? जी, होता यही है कि जब मरकज़ में कोई और पार्टी होती है और सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत होती है तो इस तरह के मामलात होते हैं। कभी पंजाब को भी इस तरह की शिकायत रही, जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत थी तो पंजाब को ऐसी शिकायत थी, और जावेद इकबाल साहब उस वक्त पंजाब थे तो बड़ा मसला रहा। सिंध का कहना यह है कि ये मरकज़ की तरफ से सिंध हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए सारा कुछ हो रहा है, और मरकज़ी हुकूमत जो है, PTI की हुकूमत जो है, सिंध में पुलिस के ज़रिया वो अपनी मुतवाज़ी हुकूमत चलाना चाहती है। हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये कह रहे थे कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला सिंध, उन्होंने कहा कि हम मुतवाज़ी हुकूमत नहीं चलने देंगे। और इसमें सबसे बड़ा मसला जो है, ये जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बने हैं, जो यहाँ कानून साजी हुई है, इस हवाले से इस पर भी पुलिस के बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है, ये पहला एहतसाब का इदारा है पुलिस का, जो पुलिस का एहतसाब कर सकता है, और सिंध में पहला सूबा है जिसमें ये इदारा बना है। इस पे भी पुलिस के कुछ लोगों को एतराज़ात थे। सही, तो हम ये भी कहा जा रहा है कि अगले की तरफ से भी ये हो सकता है। अगले आने वाले दिनों में हम बात करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है।
ये कयास किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और चलते चलते हम खेल के मैदान से ज़रूर खबर दे रहे होते हैं, और ख़बर ये है कि जनाब बांग्लादेश और पाकिस्तान के टीम के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, तो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टीम का जो ऐलान हुआ है, सरफराज को तो बिल्कुल ही हरी झंडी दिखा दी गई है, और बाकी खिलाड़ी जो हैं आप समझते हैं कि मुतवाज़ी टाइप की एक टीम तैयार हो गई है? देखिए मुदस्सिर, मिसबाह उल हक ने श्रीलंका के खिलाफ जो T20 सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम को बतौर हेड कोच उनकी पहली असाइनमेंट थी, जिसमें पाकिस्तान को लाहौर में 3-0 की शिकस्त हुई थी। फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेले जहां पाकिस्तान फिर हार गया। सो पाकिस्तानी टीम की बका की इस वक्त लगता है जंग चल रही है, इसीलिए साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को और शुएब मलिक को वापस टीम में लिया गया है। मोहम्मद इरफान जो टॉल फास्ट बॉलर हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया है, वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया है। फ़खर जमान क्योंकि पसलियों की तकलीफ का शिकार थे, वो अभी तक फिट नहीं हुए हैं, इसलिए उनको भी ड्रॉप कर दिया है। तो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस लाया गया है टीम के अंदर। आप सरफराज का जिक्र कर रहे थे, डिस्कस सरफराज और कामरान अकमल का नाम ज़रूर हुआ, लेकिन रिजवान के ऊपर दोबारा एतमाद का इजहार किया गया। शादाब खान को फिर एक चांस दिया गया है उनकी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद। इफ्तिखार अहमद ने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के T20 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनको रिटेन किया गया है। सो सीनियर और जूनियर को दोबारा पाकिस्तानी टीम के साथ मिसबाह उल हक ने जाने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत तनकीद की जा रही थी कि नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, तजर्बात किए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में भी एहसान अली नया चेहरा है, उसको मौका दिया जा रहा है, अमाद भट्ट नया चेहरा है, उसको मौका दिया जा रहा है, लेकिन शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को वापस लाने से यही लग रहा है कि शायद मिसबाह उल हक को अदराक हो गया है कि उनको अब सीनियर प्लेयर्स के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अब अपनी जो पहली रैंकिंग है T20 के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये टीमें पाकिस्तान के क्लोज आ चुकी हैं। सो अब क्योंकि होम सीरीज है, इसीलिए बका की जंग के तौर पर सीनियर्स के ऊपर रिलाई करने का फैसला किया गया है। जी ठीक, अच्छा, तो ये तो अब इम्तहान है नई टीम का भी, बाबर आजम का भी और मिसबाह उल हक का भी, वकार यूनुस का भी, लेकिन अब ये जो नए प्लेयर्स लाए गए हैं, जूनियर और सीनियर का मिलाप जो हुआ है, अब इमाद भट्ट हैं, हारिस रऊफ हैं, मूसा खान, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, ये तमाम स्क्वाड का हिस्सा हो रहे हैं। इनकी बैक परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा, हमारे नाज़रीन भी जानेंगे कितना बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं डोमेस्टिक में कि अब ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो रहे हैं। देखिए हारिस रऊफ ने BBL के अंदर 4 मैचेस खेले और उस वक्त अब तक वो 13 विकेटें ले चुके हैं, एक उसमें हैट्रिक भी शामिल है। फिर उसकी लाहौर कलंदर्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्योंकि हारिस ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, टेप बॉल का प्लेयर था, रावलपिंडी का रहने वाला है, गुजरांवाला में आकर उसने अपने ट्रायल दिए थे, तो उसको डोमेस्टिक का तजर्बा नहीं था, लेकिन उसने बिग बैश क्योंकि एक प्रोफेशनल लीग होती है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको मौका दिया गया। खुशदिल शाह को फैसलाबाद के अंदर जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, उस बिना को उसको मौका दिया गया है। इसी तरीके से हसनैन को भी मौका दिया गया है। मूसा खान ने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 ऑलरेडी खेला हुआ था, तो उसकी लाइन और लेंथ अच्छी थी, इसलिए उसको भी पाकिस्तानी टीम के अंदर बरकरार रखा गया। जहां तक उस्मान कादिर की बात है, उस्मान कादिर की कोई बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है। जब तक उनके मरहूम वालिद अब्दुल कादिर हयात थे तब तक उस्मान को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन उस्मान को पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया भी साथ ले गई, जहां उन्हें एक मैच के अंदर चांस दिया गया। अब उस्मान को दोबारा होम सीरीज के अंदर भी इसलिए चांस दिया जा रहा है क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, तो एक पाकिस्तान को लेग ही चाहिए, लेग स्पिनर, तो शायद शादाब अब देखते हैं कि नए प्लेयर्स के साथ जो है पुराने मिलकर पाकिस्तान कहां तक अपनी सीरीज को और अपनी बका की जंग लड़ सकता है। बहुत शुक्रिया एजाज आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।